महाराष्ट्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके लोकप्रिय नेता और हम सबके वरिष्ठ साथी ऐसे हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ बैठने से ही ऊर्जा का संचार हो जाता है और इसलिए हमारा ये आग्रह था कि हम ये इस प्रकार का आयोजन ऐसे समय में करें जब उनकी उपलब्धता हमें सुनिश्चित हो। और मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं कि आज भी बड़े व्यस्त थे वो, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हमारी इज्जत अफजाई भी की और हमसे ज्यादा इन बच्चों का प्रोत्साहन किया, क्योंकि ये बच्चे आपको एक यूथ आइकॉन की तरह भी देखते हैं, केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, और इसलिए आपकी उपस्थिति निश्चय ही इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देगी। हमारे साथ स्किल और साइंस के मंत्री लोधा जी, जिनका भी आपने संबोधन सुना, हमारे 3 बहुत ही प्रतिभाशाली डायरेक्टर, नेशनल ओशन इंस्टीट्यूट के सुनील कुमार जी, बहुत ही हमारे सीनियर पुणे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के डॉक्टर लेले जी, डॉक्टर वेंकट मोहन, ये हमारे नीरी नागपुर से हैं। और इन सब का यहां होने का ये भी अर्थ है कि ये 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर के एक समन्वय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मेरा अभी ये सुझाव ये था इनसे आने से पहले कि अगली बार जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो ये CSIR के 3 इंस्टीट्यूट्स के अतिरिक्त जो दूसरे विभागों के साथ संबंधित इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी साथ में जोड़ करके एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और इससे, जिसे अक्सर कहा जाता है होल ऑफ साइंस, उसका संदेश जाएगा। अब होल ऑफ साइंस के साथ दूसरी बात ना मालूम आपने महसूस की कि नहीं, यहां पर हमें सहयोग महाराष्ट्र सरकार का है और केंद्र से हमारे प्रतिनिधि अधिकारी आए हैं, तो होल ऑफ साइंस के साथ होल ऑफ गवर्नमेंट भी जुड़ गया। और अगर आप पीछे निगाह करें तो इन युवाओं में स्टार्टअप्स भी हैं, स्टूडेंट छात्र भी हैं, शोधकर्ता रिसर्चर्स भी हैं, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी हैं, MSME के प्रतिनिधि भी हैं। तो यानी होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन हो गया। अब चौथा आग्रह जो मैं हर जगह आजकल जाके करता हूं कि इस तरह के कन्क्लेव में एक अलग स्लॉट हम रखा करें जो केवल कॉलेज के बच्चों और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए हो, और कोशिश ये रहे कि उसमें उनके साथ माता पिता भी रहें। हमने बायोटेक का एक कन्क्लेव किया था दिल्ली में, तो उसमें उस तरह का एक योजना बनाई थी। और उसके पीछे कारण ये कि अक्सर ये महसूस किया जाता है, कहने में थोड़ी शर्म आती है कि जाने अनजाने में नौजवानों की गुमराही का काम माता पिता के ही हाथों से हो जाता है। तो अगर माता पिता और युवाओं का एक अलग से स्लॉट हो जाए तो फिर मान लीजिए कि होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन और होल ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। और जिसे लोधा जी कह रहे थे कि उसको मास मूवमेंट बनाना है, उसका भी एक बहुत ही अच्छा एक सरल रास्ता निकल आएगा। दूसरा सवाल ये कि हमने ये जगह जगह हर क्षेत्र में जाकर के इस प्रकार के कन्क्लेव आयोजित करने का एक सिलसिला शुरू किया है। और उसके पीछे भाव क्या है, अर्थ क्या है? पहली बात तो ये कि अब समय आया है कि हम अपने नौजवानों को समझा सकें कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में बैठ गया है। आप अगर किसी को पूछते तो क्या करता है, तो उसको लगता है कि मैंने बताना है कि मैं कौन से महकमे में, कौन से विभाग में हूं। तो हम तो गांव से आते हैं, तो वहां तो कहते थे जी विवाह ही नहीं होगा जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो एक तो वो दिमाग से मानसिकता निकालनी है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी के बाहर उसके अतिरिक्त भी इतने अधिक विकल्प हैं जिनमें आमदनी भी ज्यादा है, आपको आजादी भी ज्यादा है, अपना विकास करने का अवसर भी है और बहुत ज्यादा अपनी क्षमता प्रतिभा दिखाने का अवसर भी है। दूसरा, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था
स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया लगभग 2015 या 16 की बात है। इस देश में बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं था कि स्टार्टअप है क्या। मुझे खुद बड़े सारे फोन आए शाम को, साहब ये स्टार्टअप करना कि स्टैंड अप करना, इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया, डॉक्टर लेले ने बताया कि मात्र 350 से बढ़कर के आज हम 2.25 लाख पहुंच गए, इतने सारे यूनिकॉर्न हो गए। यानी उस दिन से, क्योंकि मोदी जी स्वयं हमारे लिए एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, लोगों में एक जागरूकता आई कि हम इसे समझें। और अब हमारा ये काम है कि हम इसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तीसरा, इस तरह का जो प्रदर्शनी होती है उसमें नौजवानों को अपनी प्रतिभा समझने का अवसर मिलता है। कई बार आपको खुद अपने एप्टीट्यूड का एहसास नहीं होता। अब जैसे मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, बाद में समझ आता है नहीं एक्टिंग तो हमारे बस का बात नहीं है, तो चलो कहानीकार बन जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। तो व्हाट इज योर एक्चुअल इनहेरेंट एप्टीट्यूड, दैट यू विल रियलाइज व्हाइल गोइंग अराउंड दी स्टॉल्स। हो सकता है किसी काम में आप लगे हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रतिभा इसमें, तो ये, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि आप इसका भरपूर वैज्ञानिक ढंग से लाभ लें। और चौथा इसका मकसद ये है कि हमने स्टार्टअप का जब से यहाँ पर कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ देश में, तो बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे मिथ आ गए। पहला तो ये मिथ है कि आपको आईआईटी बॉम्बे से पढ़ कर आइए तभी स्टार्टअप बनेंगे। फिर होगा जी आप पीएचडी करिए। फिर होता है कि आप साइंसदान हुई। आपको इन स्टॉल्स में घूम करके समझ आएगा, और खासकर अगर आप एग्री स्टार्टअप्स में जाएंगे कि तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देवेंद्र जी जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिथ टू बी एक्सप्लोडेड। आपके यहां पैशन हो, जुनून हो, यू शुड बी अ गुड लर्नर, टेक्नोलॉजी अपनाने का एप्टीट्यूड हो, सरकार की ओर से पूरा सहयोग, आर्थिक भी और दूसरा भी। हमारे यहाँ डॉक्टर जमीर बैठे हैं जिनके यहाँ से पर्पल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, लेवेंडर, जिसका मोदी जी ने मन की बात में 10 मिनट जिक्र किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी दिखाई गई। उस लेवेंडर के माध्यम से लगभग 3000 स्टार्टअप इस समय लगे हैं बच्चे, जिनमें से मुझे लगता है 20-30% ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। और इसी बम्बई शहर में उनकी एक एक शीशी परफ्यूम की 15-15 हजार की बिक रही है। और उनको देख करके 2 हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए बंगलौर के लड़के नौकरियां छोड़ करके आ गए। अब चूंकि मैं खुद इससे जुड़ा रहता हूं, खुद अपने सीखने के लिए जिज्ञासा से, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों आए, तो बोले साहब वहां 12-14 घंटे कंपनी की नौकरी करनी और फिर भी पैसे कम, और यहाँ ये बिना पढ़ाई किए इतना कमा रहे हैं, तो हम क्यों ना यहाँ आए, हमारे पास तो बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन भी है। तो इन सब लक्ष्यों को हाथ मन में रख करके, इन उद्देश्यों को मन में रख करके इस भाव से इस आयोजन का यहाँ पर एतमाद किया गया। ये ना समझिएगा कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम है कि 2 मंत्री बैठ गए, एक मुख्यमंत्री बैठ गए, अधिकारी लोग आ गए, ताली बज गई, दीप प्रज्वलित हो गया। इसको आप उसी भाव से लीजिए आने वाले समय के लिए। और आज 10 वर्षों में हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 हो गए। हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 81 था, आज 39 हो गया। और ये जो स्टार्टअप 2.25 लाख बताए जा रहे हैं, कई बार बड़े शहरों को देख करके ये थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि 49% ऑफ आवर स्टार्टअप्स टुडे, ये मैं परसों ही स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, कम फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, छोटे शहर, सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, यहां से हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उस तरह से देखा जाए प्रोपोर्शनली, तो बड़े शहर में तो 100% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 100 बड़े शहरों में अभी शायद उस तरह का हम इनरोल नहीं कर पाए। लेकिन ये स्टार्टअप मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, और हमारे पेटेंट फाइलिंग इस समय संख्या है 64,480। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑलमोस्ट 56% ऑफ द पेटेंट्स, ये जो बच्चे हैं, दे आर रेजिडेंट इंडियंस, यानी हिंदुस्तान में जन्मे, यहां पले, यहां पर शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं पर उन्होंने अपना इनोवेशन किया और यहीं से पेटेंट लिया। नहीं तो पहले ये कहा जाता है साहब हरगोबिंद खुराना बाहर जाएगा तो कुछ बनेगा, यहां कुछ नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हर किस्म की व्यवस्था भी है, सोर्स भी है, यहां पर हर तरह की सहूलत भी है। केवल या तो हम उसको अपनाने में थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, या हमें उसकी जानकारी नहीं है। और इसलिए, और इस सरकार की ओर से हमारे जो मंत्रालय है उसमें बहुत सारी स्कीमें, मैं चाहूंगा कि आप जरा वेबसाइट पे जाइए
ये भी मेरा बड़ा आग्रह है, बड़ा इमोशनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स समटाइम्स डिसअपॉइंट मी। हमारे पास इतनी बढ़िया स्कीम है, हमने पिछले 5 साल में निधि स्कीम है हमारी, नौजवानों को हर तरह की मदद देते हैं हम। नेशनल इनिशिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, आपको आर्थिक सहायता, आपको मेंटरशिप, आपको टेक्नोलॉजी सहायता। हमारी डेडिकेटेड टाइड स्कीम है इसी मंत्रालय के दूसरे विभाग की, विच इज डेडिकेटेड टू डिसेबल्ड, टू एल्डरली। हुआ जाइए उसमें, क्योंकि ये भी एक गलत मिथ आ गया है कि स्टार्टअप होने के लिए नौजवान होना चाहिए। यू आर नॉट स्टार्टिंग अप योर एज, यू आर स्टार्टिंग अप ए प्रोजेक्ट। और इसीलिए मैंने कल ही अपने अधिकारियों को एक सलाह दी कि अगला हम कार्यक्रम करेंगे +60 स्टार्टअप्स के लिए, दोज हु आर अबव द एज ऑफ 60। और मेरे पास, मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं। हमारा जो सबसे कामयाब मिलेट का स्टार्टअप है वो हमारे मैसूर की इंस्टीट्यूट से रिटायर शुदा एक साइंटिस्ट है, ही इज नाउ ऑलमोस्ट 65। तो वो भी दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए, बहुत उम्र का भी कोई तकाजा नहीं है। और इसी तरह से हमारे टेक्नोलॉजी बिजनेस इनोवेशन इंक्यूबेटर्स जगह जगह लगा दिए गए हैं, सिर्फ आपने उसका फायदा लेना है। और कई बार हमारे यंगस्टर्स को इसकी जानकारी नहीं रहती, इस कारण ये हो जाता है। और आप चूंकि एक ऐसी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं कि आपके लिए ये अगले कुछ साल ना केवल अपनी खुशहाली का एक साधन जरिया बनेंगे, बल्कि जो मोदी जी विकसित भारत कहते रहते हैं उसकी खुशहाली का भी आप माध्यम बनेंगे। और आप ये याद रखिए कि आपको मोदी जी ने न केवल विकसित भारत का सपना दिखाया है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण करने की भी जिम्मेवारी आप पर ही है। ये बाकी पीढ़ी तो जाने वाली है, आज से 22 वर्ष बाद आप ही ने होना है अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता की चरम सीमा पर। तो ये सिर्फ आपको सपना ही नहीं, आपको जिम्मेवारी समझ के, और यही माध्यम है। बिकॉज एज इज ऑन योर साइड एंड 2047 भारत का जो उत्सव है वो भी आप ही ने मनाना है। और जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी रहेगी हमारी, इसलिए मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि आप थोड़ा सा प्लान करिए। अगले 25 वर्ष में जो हमारी इकोनॉमी होगी उसकी ग्रोथ होगी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन, जस्ट एज द लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज आईटी ड्रिवन। अगली बिल होगी रीजनरेटिव। देयर इज गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रीजनरेटिव प्रोसेसेस, और वो आपके हिस्से में आया है। आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, वो परमात्मा ने इत्तेफाक से आपको पैदा कर दिया इसमें। अगर हम पैदा होते तो शायद हम भी करते। नाउ द बट द एज इज इन योर साइड, तो परमात्मा का एक वरदान है, यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द डेस्टिनी। और इसलिए उसको इकोनॉमी ड्रिवन, ये जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी होगी, आपने ये सोचना है कि आपने वैल्यू एडिशन कहां से करनी है। जब हम कहते हैं कि जी हम 2047 में नंबर 1 इकोनॉमी आएंगे, तो कैसे आएंगे? उन क्षेत्रों से, उन सेक्टर से जो अभी तक पूरी तरह न तराशे गए, न तलाशे गए, विच हैव रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। वो कौन से हैं? बंबई नगरी में खड़े होकर के समुद्र तट के पास मैरीन रिसोर्सेज, कभी आपने सोचा? 1100 किलोमीटर समुद्री तट है हिंदुस्तान का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरियाज। आज तक मोदी सरकार आने से पहले किसी ने इस तरफ नहीं देखा। ह्यूज सोर्स ऑफ वेल्थ, फिशरीज, मेटल्स, मिनरल्स। मैं तो कुछ सिविल सर्वेंट से कह रहा था कि आने वाले वक्त में आपको यू विल हैव टू चेक माइनिंग इनसाइड द सी। और ये हमारी डीप सी मिशन भी एक इसी के साथ वाले मंत्रालय ने शुरू की है। आने वाले समय में बहुत बड़ा एक मैरीन स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प आपके सामने आएगा, और वो रातों रात हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले जाएगा। दूसरा रहा एग्रीकल्चर का, जिसे मैं कह रहा था लेवेंडर। एक ये भी मिथ घुस गया हमारे अंदर कि स्टार्टअप होने के लिए आपको आईटी का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब वो हुआ किस्सा ये कि वो यूरोप से आया, बेंगलोर लैंड हो गया, बेंगलोर वाज एन आईटी सिटी, आपने सोचा आईटी। बट फॉर इंडिया आवर डोमेन इज एग्रीकल्चर। वी हैव a huge workforce, more than 40% of agriculture workforce in India, but our contribution through agriculture to GDP is just about 13 to 14%. ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। और इसलिए कि एग्रीकल्चर के जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे हम नहीं अपना पाए। अब आजकल का एग्रीकल्चर पिछले जमाने का किसान नहीं है 2 बीघा जमीन वाला। दिस इज एग्री स्टार्टअप, एग्री टेक्नोक्रेट। वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है सिंचाई के लिए, कीटनाशक के लिए, कंप्यूटर पर बैठ के सारा काम करता है, उसको उठने की भी जरूरत नहीं। रोबो जाकर के खेत में हल चला देता है।
बट यू हैव टू हैव द एप्टीट्यूड एंड दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव, जैसे मैंने आपको कहा कि लेवेंडर का काम कामयाब रहा। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे केवल 50 स्टार्टअप्स हुआ करते थे सन 2014 में, आज बढ़ करके हमारे 10,000 हो गए। और बायोइकोनॉमी हमारी केवल 10 बिलियन यूएस डॉलर होती थी, आज बढ़ करके हमारी लगभग 150 बिलियन डॉलर हो गई। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी 300। इसी तरह स्पेस स्टार्टअप, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम इस सरकार ने ये किया कि इसने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। और हमारा ये शुरू से मानना था कि अगर हमने ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करना है तो वी हैव टू फॉलो ग्लोबल स्ट्रेटजीज, वी हैव टू लिव आउट टू ग्लोबल पैरामीटर। अब हमारी वही स्ट्रेटजीज हैं, वही हमारा तरीकेकार है जैसे बाकी दुनिया में। कभी आपने सोचा था स्पेस को खोल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की? और उसका नतीजा देखिए, आज हम वीवर जस्ट डिसमिल स्पेस इकोनॉमी, आज हम 8 बिलियन यूएस डॉलर है और हमारी ये प्रोजेक्शन कहती है कि अगले 7-8 साल में वील गो 5 टाइम्स हाई टू 45 बिलियन यूएस डॉलर। एंड वी हैव वर्ल्ड पोटेंशियल स्टार्टअप। और हमारा जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप से स्पेस के जो प्राइवेट के लिए हमने सिर्फ 4 साल पहले खोला है, जो 4 साल पहले वाले हमारे स्टार्टअप से वो आज बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। किसी ने हैदराबाद में रॉकेट की फैक्ट्री खोल ली, किसी ने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। यानी ये ऐसे एरियाज हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल भी है, रॉ भी है, अनएक्सप्लोर्ड भी है, केवल जानकारी की कमी है। और इसलिए मेरा आखिर में, क्योंकि बहुत समय नहीं लेना, ये एक औपचारिक उद्घाटन समारोह है, कभी फिर से विस्तार में बैठ करके आपको भी बोर करेंगे और आपसे भी कुछ सीखेंगे। लेकिन आखिर में मुझे ये कहना है कि इस समय यू आर द यूथ लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन इंडिया हैपनिंग। मुझे उस दिन किसी ने पॉडकास्ट से पूछा एनी रिग्रेट एंड एनी विश। मैंने कहा रिग्रेट तो कर नहीं सकते, परमात्मा नाराज हो जाएगा। विश यही है कि इनकी तरह हम अब पैदा हुए होते जब होना था। हमारा तो सारा जीवन संघर्ष में निकल गया। लेकिन it will be a great tragedy if you are not able to realize this. And as I said, you are not nothing. God has given you this opportunity. इत्तेफाक से आप पैदा हो गए। You had not planned. तो लेकिन make the best use of it. और आपसे यही प्रार्थना है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं और अधिक जागरूक होकर जाएं और अधिक संकल्पित होकर जाएं, ताकि इससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आप अपनी सिद्धि की यात्रा पर निकल पड़े और विकसित भारत के निर्माता आप अपने आप को सही मायने में समझने का आत्मविश्वास, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। CSIR और हमारी तीनों राष्ट्रीय संस्थाओं के तत्वावधान में आयोजित इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, नीरी के डायरेक्टर डॉक्टर एस वेंकट मोहन, NCL के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष लेले, NIO के डायरेक्टर श्री सुनील कुमार सिंह, यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से जिन स्टार्टअप्स ने अपने स्टॉल्स यहां पर लगाए हैं, उनको शुरू करने वाले हमारे सारे इनोवेटर्स और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार का और हमारी तीनों आइकॉनिक संस्थाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में आयोजित किया और इसकी थीम भी इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार से इसको आपने संकल्पित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ये थीम ही अपने आप में उद्देश्य को बयान करने वाली थीम है। अभी अभी आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में हमें बताया और यह बात बिल्कुल सही है कि आज
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप इकोसिस्टम चाइना के बाद भारत की है। और जिस प्रकार से हमारे यंग एंड इनोवेटिव माइंड्स इनोवेशन कर रहे हैं और उसमें से जिस प्रकार से स्टार्टअप जन्म ले रहे हैं, वो समय दूर नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम ये हमारे भारत की होगी और एक बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लाएंगे। आज टेक्नोलॉजी ने और इनोवेशन ने ये संभावना तैयार की है कि हर चीज में हम लोग एक बिजनेस केस तैयार कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी हमें ऐसे अवसर देती है कि हमारी सोच जहां तक जा सकती है उस हर चीज को हम यथार्थ में ला सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी क्षमता को इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई हमें अवसर मिलता है और यह ध्यान में आता है कि हम इनोवेशन कर सकते हैं, तो केवल 3 चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 3 चीजें हम उस इनोवेशन में देखें, एक, इज इट ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, ये क्या एफिशिएंसी लाता है? इज इट ब्रिंगिंग ईज ऑफ लिविंग, क्या ईज ऑफ लिविंग लाता है? और इसके साथ साथ ये दोनों चीजों के साथ साथ हमको ये देखना चाहिए कि इज इट सस्टेनेबल। ईज ऑफ लिविंग, सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी, इन 3 चीजों पर जो इनोवेशन खरा उतरेगा उसको स्टार्टअप में परिवर्तित कर दीजिए और उसको अगर सही ढंग से कमर्शियली मार्केटेबल और स्केलेबल हम बनाएंगे तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, हम उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। और आज भारत में इतने बड़े पैमाने पर जो यूनिकॉर्न्स दिख रहे हैं, जो सुनिकॉर्न्स दिख रहे हैं, ये सारे दर्शाते हैं कि एक हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत करके और कहां तक जा सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम जब छोटे थे तो इस देश में किसी को अमीर बताना हो तो लोग कहते थे टाटा बिरला जैसा हो गया। अब लोग कहते हैं टाटा बिरला अडानी अंबानी जैसा हो गया। लेकिन ये सारे के सारे जितने बिजनेस हाउसेस हैं, इनको तैयार होने के लिए पीढ़ियां लगी, डिकेड्स, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स, 100 साल इन कंपनियों को यहां तक पहुंचने को लगे। लेकिन आज भारत के यूनिकॉर्न्स को हम जब देखते हैं तो एक स्टार्टअप के रूप में आज एक इनोवेशन तैयार होता है, शुरू होता है, मार्केट में आता है और 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में वो यूनिकॉर्न बन जाता है। उसको डिकेड की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कई उदाहरण आज इस स्टार्टअप की इकोसिस्टम में हम लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है इसी दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसको जितने ज्यादा उसको बढ़ावा दे पाए। और आज का तो महत्व क्या है, ये तीनों जो संस्था है ये साइंस ड्रिवन स्टार्टअप की बात कर रही है। करीब 70 इंक्यूबेट किए हुए स्टार्टअप्स यहां पर है और ये तीनों संस्थाएं साइंटिफिक फील्ड में है। आज जिसका अभी उल्लेख यहां पर हुआ, महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसमें
701 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो एक समुद्री राज्य है, सागरी राज्य है, जहां मरीन इकोनॉमी की और मरीन सस्टेनेबिलिटी की असीम संभावनाएं हैं, और उन असीम संभावनाओं के साथ हजारों स्टार्टअप की संभावनाएं हैं, हजारों बिजनेस केसेस उसमें से तैयार होती है। और मुझे लगता है कि आज जब हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें, हमारी कोस्ट लाइन साफ कैसी रहे, हमारी जो मरीन इकोनॉमी है उसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी कैसी लाए, ये हर चीज एक इनोवेशन मांगती है, ये हर चीज एक स्टार्टअप के लिए बिजनेस केस तैयार करती है। आज मरीन रोबोटिक्स की बात हम लोग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस मरीन इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी लाने की बात हो रही है, अभी कुछ समय पहले हमें बताया गया कि किस प्रकार से हमारे कैटमरान, इनको क्लीन फ्यूल पर हम चलाना शुरू कर रहे हैं, उसका कितना असर होता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। नीरी जैसी हमारी संस्था, आज हम लोग देखिए सॉलिड वेस्ट में, लिक्विड वेस्ट में इतना ज्यादा इनोवेशन यहां पर करना चाह रहे हैं। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारी वाटर बॉडीज, चाहे वो हमारा समुद्र हो, चाहे हमारे नदी हो, चाहे नाले हो, इनमें बहुत पोल्यूशन है, लेकिन इसका केवल 10% पोल्यूशन ये इंडस्ट्री ने किया है। इसका 90% पोल्यूशन हम लोग जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट तैयार करते हैं इसके कारण हुआ है। और अगर हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के तहत उनको ट्रीट कर पाए तो मुझे लगता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि एक जमाने में बहुत साफ हमारे नदी और नाले ये हुआ करते थे, उसी प्रकार की परिस्थिति हम ला सकते हैं। इसलिए इस सारे क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इनोवेशन की और स्टार्टअप्स की आवश्यकता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और एक प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, हर क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी ये आज का बज़वर्ड है। और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए हम लोगों को जितना हम इनोवेट कर पाए, मुझे ऐसा लगता है उतना कम है। और आज सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स आते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। आज NIO जैसी हमारी संस्था है जिसने बहुत अच्छा कार्य किया है और दशकों से ये कार्य करते आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार तो हमने 3 संस्थाओं को लेकर ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया, लेकिन अगले समय महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं को साथ में लेकर हम लोग इस प्रकार का कॉन्क्लेव निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किया है। आज हमारी इनोवेशन सोसाइटी ये बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करती है। हम लोगों ने स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड खड़ा किया है 120 करोड़ रुपए का, जिससे ये स्टार्टअप्स को हम लोग, जो हमारे स्टार्टअप्स मार्केटेबल है, जो स्केलेबल है, उनको वित्तीय व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराए और उनको हम लोग स्केलेबल करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रयासों के कारण अब देश का स्टार्टअप कैपिटल ये महाराष्ट्र बन गया है। और स्टार्टअप इंडिया की जो
जो 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट इन बोथ द टर्म्स द लीडिंग स्टेट इज महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र देश का स्टार्टअप कैपिटल है और हमारा यह प्रयास है कि स्टार्टअप की इकोसिस्टम को इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाते रहे। और मेरा विश्वास है कि हमारी ये जो सारी आइकॉनिक संस्थाएं जो इस प्रकार से स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर रही है, इनके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग इस इकोसिस्टम को और आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोग नई मुंबई में एक इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं, अ सिटी विच विल होस्ट ऑल टाइप ऑफ इनोवेशंस। 300 एकड़ में ये देश की सबसे आधुनिक इनोवेशन सिटी ये मुंबई में तैयार होगी और साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में जो इनोवेशन हो रहा है उसको होस्ट करने का काम, उसको इंक्यूबेट करने का काम इस सिटी में हम लोग करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग एक एजू सिटी भी तैयार कर रहे हैं, जिस एजू सिटी में दुनिया की टॉप रैंकिंग 12 यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस तैयार करेगी और कम से कम 1 लाख बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। और उसमें से 5 के साथ तो हमारा MOU हुआ और उनको परमिशन अब केंद्र सरकार दे रही है, वो अंतिम पादान पर है, जल्दी ही उनको केंद्र सरकार की ओर से LOI प्राप्त होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक प्रकार से शिक्षा और इनोवेशन इसकी लीडरशिप ये महाराष्ट्र करे और यहां के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं इनको अवसर मिले कि जिसके माध्यम से वो अपने इनोवेशंस को स्टार्टअप में परिवर्तित कर पाए और उन स्टार्टअप्स को और ऊपर वो ले जा पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास है और मुझे विश्वास है कि इस प्रयास में इस प्रकार का कॉन्क्लेव ये बहुत मददगार सिद्ध होगा। मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुंबई को यह मौका दिया। और हम लोग तो चाहेंगे कि हर साल अलग अलग शहरों में हम इसको करें, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हमने भी अब यह अनुभव किया है कि अब ज्यादा स्टार्टअप्स ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आ रहे हैं। तो हम लोग इस इकोसिस्टम को और अन्य शहरों में भी ले जाए, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। आपने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।